तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का अपनी जो मंथली मैगजीन वाली सीरीज़ थी। बट आज हम लोग थोड़ा सा डिफर हैं उससे। आज हम लोग देखेंगे PT 365 जो इकोनॉमी वाली आ चुकी है फ्रॉम अप्रैल 2025 टू नवंबर 2025। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा RBI मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी। तो इससे पहले हम लोग कुछ देखते हैं। तो यहाँ ये रहेगा टॉपिक RBI मॉनेटरी पॉलिसी। RBI मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द की इंस्ट्रूमेंट एंड इसका डिटेल ओवरव्यू हम लोग देख सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रहता है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग एक बार इसका बैकग्राउंड और इससे जुड़ी जो इम्पोर्टेंट क्या क्या इसके कैसे इसके क्या हुआ, कैसे बना, जेनेसिस क्या था, स्टेबलाइजेशन क्या था, तो वो सब देख लेते हैं। और ये था ये मोनेटाइजिंग डिफिसिट के लिए है ये FRBM और ये रहा अपना RBI। सो ये 1926 में रॉयल कमीशन जो बनता है इंडियन करेंसी इन फाइनेंस में, और उसके बाद भी ये कमीशन हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना गया जाता है। और इसके पहले भी RBI का जो बेसिस था वो अम्बेडकर जी के एक बुक का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन में इसका जेनेसिस पाया जाता है। देखते हैं RBI क्या कैसे है। इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री apex monetary institutions. It was established on 1st April 1935 under the RBI Act 1934 and it was established on the recommendation of Hilton Young Committee। हम लोगों ने देखा कि हिल्टन यंग कमेटी 1926 में बनी थी। एंड इट वाज established in private sector with share capital of ₹5 करोड़। तो स्टार्टिंग में एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ये बनाया गया था। इसका शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपए के लगभग था। और इसको नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया था? वो 1 जनवरी 1949 को। इट वाज established इन कोलकाता। तो पहले ये कोलकाता में स्टेबलाइज किया गया था। एंड इन 1937 इट्स हेडक्वार्टर शिफ्टेड टू मुंबई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ शिफ्ट हुआ? मुंबई में। कब हुआ था? 1937 में। फाइनेंशियल और ईयर ऑफ RBI क्या होता है? जैसे कि फाइनेंस कमीशन का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बट जो RBI का फाइनेंशियल ईयर होता है वो से डिफर होता है। ये 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो होता है कि अलग अलग जो गवर्नमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, इन सब का जब टाइम पीरियड अलग रहेगा तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इनका टाइम पीरियड ओवरलैप नहीं करेगा। और उनका जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें जो भी इनकी रिपोर्ट रहेगी कुछ और रहेगा तो उसको अच्छी से एनालिसिस कर पाएंगे। RBI के फंक्शंस दिखते हैं। ये करेंसी के लिए अथॉरिटीज़ के पास रहती है। MRS रहता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम रहता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये रहता है कि RBI उतनी ही ज़्यादा अमाउंट प्रिंट कर सकता है जितना उसके पास एक तरह का फंड रहता है। वो फंड लगभग $200 मिलियन के पास होता है। उसमें से लगभग $115 मिलियन कैश में होता है और $85 मिलियन इन जो नहीं 115 मिलियन इन द गोल्ड में होता है। और जो $85 मिलियन होता है उसमें ये जितने भी अदर वर्ल्ड के बास्केट करेंसीज आती हैं, येन हो गया, यूरो हो गया, डॉलर हो गया, ये सब होता है। ठीक है। तो ये MRS कब आया था लगभग 1952 के करीब में आया था। तो इसके आधार पर RBI ये सब 2 या 5 रुपये ये सब क्या है करेंसी को वो प्रिंट करती है। करेंसी एंड कॉइनेज एक्ट गवर्नमेंट 1 और 5 रुपये पैसा करता है। बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ करेंसी बराबर होती है। इसमें से घाटा होगा किसको? वो होगा RBI को। इसलिए गवर्नमेंट 1 रुपये और 50 पैसा का जो वो होता है वही अब देखती है। इसको गवर्नमेंट बैंक भी कहा गया है। सेंट्रल एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट हियर टू मेंटेन अकाउंट विद RBI। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ ग्रांट्स आर हैंडेड अंडरटेकन। तो ये बैंक गवर्नमेंट का भी बैंक है। गवर्नमेंट को अगर पैसा कट गया, गवर्नमेंट से अगर को पैसा चाहिए मार्केट से, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर RBI क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जारी करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मोस्टली द बैंक जो हैं, जो कमर्शियल बैंक है, उधर बैंक से वो परचेज करते हैं। फिर यही कोटा जाकर के यही जी से उनके जो रिजर्व होता है उनका, जो जैसे कि SLR होता है, स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो, उसी में जाकर ये काउंट होता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का भी बैंक है RBI। इसके अलावा इट एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, एडवाइजरी प्रोवाइड करता है। इट लेंस टू गवर्नमेंट्स एज वेल एज मैनेजेस गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम्स थ्रू सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स एंड पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी। तो वही बात हुई, मैंने बताया ना कि ये मैनेज करता है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए। बैंकर्स के बैंक को कहा गया है, ये बैंकर्स का बैंक है। बैंक्स हैव टू मेंटेन अ रिजर्व्स एन अकाउंट विद द RBI।
कुछ रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के साथ इसको, जैसे कि एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, इन सबको मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के साथ। और कुछ आरबीआई के साथ इनका अकाउंट भी रहता है। इट एडवाइजेस बैंक्स, इट प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी फॉर सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ बैंक, इट लेंड्स टू बैंक इन गुड एंड बैड टाइम्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब कोई पैसा नहीं देता है तब कौन पैसा देता है? तब आरबीआई पैसा देता है। इसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द बैंक्स कहा गया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को कोई उधार नहीं दे रहा है तो हम लोग डायरेक्ट आरबीआई के पास चले जाएँ। सुपरवाइजर ऑफ बैंक कहा गया, इट रेगुलेट्स बैंक एंड बीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन जनरल, एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट सिस्टम्स, इट रेगुलेट्स द नॉर्म्स डीलिंग विद द ट्रांसफर ऑफ फंड्स विद इन और आउटसाइड द कंट्री। जैसे चेक कैसे काम करेगा, डीडी कैसे, पोस्टल ऑर्डर, एनी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस कैसे काम करता है। आरटीजीएस और निफ्टी में यही डिफरेंट है। आरटीजीएस बल्क अमाउंट के लिए काम करता है, जैसे आज रात को मुझे कम से कम 10 करोड़ 5 करोड़ भेजना है फॉर द बिजनेस पर्पज़ के लिए। एनईएफटी जो हम लोग नॉर्मल यूज़ ऑनलाइन बैंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, फिक्स्ड अमाउंट रहता है और टाइम पीरियड रहता है, तो एनईएफटी हम लोगों के लिए रहता है। डिमांड ड्राफ्ट और चेक तो पता ही है, पोस्टल ऑर्डर इसी तरह का होता है। तो ये कुछ हुआ आरबीआई के बारे में। आरबीआई बैंकर्स बैंक होता है। इसके अलावा आरबीआई का कुछ और काम देख लेते हैं। इसके लिए आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, कार्ड पेमेंट सिस्टम, इन सब के बारे में भी वो देखता है। कस्टोडियंस ऑफ फॉरेक्स होता है, जितना भी इंडिया में फॉरेक्स रहता है उसका कस्टोडियन आरबीआई रहता है। इसी फॉरेक्स के कारण और हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसके आधार पर क्या करता है आरबीआई पैसा देता है गवर्नमेंट को, उससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेता है। तो नया पैसा छापना दो तरह से हो सकता है, इसी को कहा जाता है डिपॉजिट फाइनेंसिंग। तो एक बार हम लोग डिपॉजिट फाइनेंसिंग देख लेते हैं। ये डिपॉजिट फाइनेंसिंग कहाँ है? ये रहा मोनेटाइजिंग डिपॉजिट फाइनेंसिंग। मीन्स आरबीआई परचेजेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द प्राइमरी मार्केट एंड प्रिंट्स मोर मनी टू फाइनेंस द डेट, एंड दिस इज रिजोर्टेड टू ओनली व्हेन द गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो फ्रॉम द मार्केट, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक LIC, एंड द मनी प्रिंटेड बाय द आरबीआई इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस। आरबीआई आल्सो कंडक्ट इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डिपॉजिट फाइनेंस थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। कैसे होता है? जैसे कि ये आरबीआई हो गया, पैसे का बढ़ना मनी सप्लाई में M0 होता है। हम लोग देखेंगे मनी सप्लाई अपने नेक्स्ट क्लास में। M0 क्या होता है, M1 M2 M3 क्या होता है। अभी M0 आप समझिए कि जो पैसा आरबीआई के द्वारा छापा जाता है ओरिजिनल, उसको कहा जाता है M0 यानी हाई पावर्ड मनी। ठीक है। इसके बाद इसमें मनी मल्टीप्लायर होता है बहुत सारे, इसमें क्रेडिट फैसिलिटीज विद फैसिलिटेशन ऑफ द क्रेडिट, ये मल्टीप्लायर होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे कि M0 भी है, मान लीजिए कि 200 लाख करोड़, 200 लाख करोड़, ठीक है ना। तो फिर ये जाके मल्टीप्लायर होकर के पूरी इकोनॉमी में लगभग 1000 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। तो ये कैसे डिफीट करता है हम लोगों के मनी सप्लाई को? पहले प्री रिफॉर्म इरा और पोस्ट रिफॉर्म इरा, 1991 से पहले और 1991 के बाद हम दोनों चीज़ देखते हैं। 1991 से पहले मेनली डिपॉजिट फाइनेंसिंग होता है, बट 1990 के बाद हम लोगों ने फॉरेक्स अपना जो है LPG सिस्टम लाया अपने देश में, लाया कि हम ये जितने भी बाहर की कंपनी है वो आनी चाहिए हम लोगों की। जब वो कंपनी हम लोगों के देश में आई तो उससे क्या बढ़ा? फॉरेक्स बढ़ा। फॉरेक्स बढ़ेगा तो उनको बदले में क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। तो पैसे देने के लिए हम लोग पास पैसे प्रिंट रहने भी चाहिए। जब ज़्यादा पैसे प्रिंट करेंगे इस तरह से तो हम लोगों की मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये रीजन हो गया मनी सप्लाई बढ़ने का 1991 के बाद से अब तक का फॉरेक्स रिजर्व। इससे पहले होता था डिपॉजिट फाइनेंसिंग प्री रिफॉर्म इरा में। डिपॉजिट फाइनेंसिंग ऐसा होता था कि जैसे ये हो गई गवर्नमेंट और गवर्नमेंट यहाँ था, हाँ ये हो गया गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, तो उसको पैसा कोई दे नहीं रहा तो वो आरबीआई से पैसा मांगेगा। उसके बदले में वो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपनी प्रोवाइड कराएगा। तो फिर आरबीआई भी अपने मनी सप्लाई में से तो कुछ देगा नहीं, तो वो न्यू करेंसी को छापता है, न्यू करेंसी प्रिंट करता है, उसके बाद ये देता है। तो इस तरह से न्यू करेंसी को प्रिंट करने पर जो मनी सप्लाई बढ़ती है उसको बोला जाता है मोनेटराइजिंग डिपॉजिट फाइनेंसिंग। ठीक है, ये हो गया सिस्टम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मोनेटाइजिंग डिपॉजिट होती है, इससे कैसे मनी सप्लाई बढ़ता है और फॉरेक्स रिजर्व से कैसे बढ़ता है। ठीक है, ये कुछ हो गया। क्राउडिंग आउट क्या होता है? व्हेन द गवर्नमेंट बोरोस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बाय सेलिंग बॉन्ड्स, द प्राइवेट सेक्टर इज लेफ्ट विद लेस मनी टू स्पेंड द इन्वेस्ट एंड देयरफॉर ऑल द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग फॉल्स। क्राउडिंग आउट हो जाता है, मतलब भीड़ वाला जो पैसा होता है वो बाहर हो जाता है। कैसे? गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को अपना बॉन्ड बेच दी, तो इसने प्राइवेट सेक्टर वाले ने तो क्या किया कि अपना पैसा दे दिया गवर्नमेंट को, उससे बॉन्ड ले लिया। अब उसके पास जो पैसा था ना वो पर्टिकुलर इन्वेस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, उधर से चीज़ में, तो उसके पास पैसा कम हो जाता है, तो उसी को क्राउडिंग आउट कहा जाता है। ठीक है,
अगर गवर्नमेंट बॉन्ड ले लेती है उससे। तो FRBM एक्ट है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट, उसमें बताया गया है कितना कैसे रहना चाहिए, फिजिकल डिफिसिट कैसे मैनेज करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। एस्केप क्लॉज बताया गया है कि जनरली फर्स्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द कंडीशंस अंडर विच अ पार्टी कैन बी फ्रीड फ्रॉम एन ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो ये रहा RBI। हम लोगों ने RBI को देखा, RBI कैसे स्टेबलाइजेशन होता है। अब देखते हैं हम लोग एक और होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि इकोनॉमी में कोई भी चीज़ को सुधारने के लिए, चाहे वो मनी का सप्लाई हो, चाहे इन्फ्लेशन हो या फिर कुछ और हो, तो उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। मान लीजिए इकोनॉमी की ये गाड़ी है मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें दो स्टीयरिंग रहती हैं। मान लीजिए दो स्टीयरिंग है, एक है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में मेनली बैंक से रिलेटेड जितने भी पैसे रहते हैं, मनी सप्लाई से रिलेटेड, डिमांड से रिलेटेड रहते हैं। फिजिकल पॉलिसी में रिलेटेड रहते हैं पॉलिसी से। ऐसी पॉलिसी बनाई जाती हैं जो जैसे टैक्स से रिलेटेड हो गया, टैक्स रिबेट से रिलेटेड हो गया, इन सब से रिलेटेड फिजिकल पॉलिसी होती है। और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी होती है। इसमें मेन बैंकिंग क्षेत्र का इसमें योगदान रहता है, इसलिए इसमें RBI का काफ़ी वो रहता है। 2016 से पहले क्या होता था, गवर्नर ऑफ RBI वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। एंड आफ्टर द 2016 द फाइनेंस एक्ट 2016 वाला जो पास हुआ था, उसके बाद क्या हो गया कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगी वो इसमें गवर्नमेंट का रोल रहेगा। इसमें RBI का कोई माथापच्ची नहीं रहेगी। RBI अपना काम जो रहता है वो नॉर्मल करती रहेगी, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अपना काम करती रहेगी। मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या रहता है, पहला काम है प्राइस स्टेबिलिटी, दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इससे और उसके अलावा कुछ और रहते हैं, जैसे एक्सचेंज रेट की जो रेट हैं, एक्सचेंज हम लोग रुपये के विद अदर करेंसीज, उसके रेट को स्टेबलाइज करना, फाइनेंशियल सेक्टर में स्टेबिलिटी लाना और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को क्रिएट करना। लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी कैसी आती है इसको देखना पड़ेगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ, मान लीजिए प्राइस स्टेबिलिटी कर रहे हैं हम लोग, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली डिमांड को कम करना पड़ेगा। डिमांड को कम करने के लिए लोगों के हाथों में पैसा कम होना चाहिए। लोगों के हाथों में पैसा कम होना चाहिए। वो कब होगा, जब मनी सप्लाई जो है वो कम हो गया। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने मनी सप्लाई कम किया, एग्रीगेटेड डिमांड अपने आप कम हुआ, जिससे P और G दोनों क्या हुए, कम हो गए। ठीक है, ग्रोथ कम होती है इससे। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम लोगों को डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। डिमांड बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे, ज़्यादा बाय करेंगे। ज़्यादा बाय करेंगे तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट हैं उनकी ज़्यादा सेल होगी तो एक तरह से इन लोगों को, जो फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़ हैं, इनको बूस्ट मिलेगा कि और वो प्रोडक्ट को ये क्या करें, इन्वेस्ट करें, प्रोडक्ट और ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें। इससे क्या होगा कि उनको एक प्लांट से ज़्यादा कोई और 2 प्लांट या 3 प्लांट लगाने पड़ेंगे। इसमें और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इस तरह से कोरिलेटेड है इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन हम लोगों ने देखा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। बट हम लोगों का जो प्राइम हो चुका है ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल ही है। हम लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल का ही देखेंगे। एक बार देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज़ ड्राफ्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, एंड इट इज़ द पॉलिसी थ्रू विच सेंट्रल बैंक वाज इंस्ट्रूमेंट्स अंडर इट्स कंट्रोल टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड इंड यूज ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो इस तरह से सेंट्रल बैंक एक तरह का पॉलिसी लाती है, जिसके द्वारा हम लोगों के जो कंट्री में जो भी बैंक्स का रेगुलेशन हो गया, और अवेलेबिलिटी ऑफ द कैश ऑफ द मनी सप्लाई, कॉस्ट कितना, इंड यूज ऑफ करेंसी, ये सब के बारे में मॉनेटरी पॉलिसी में बात होती है। ठीक है, इसके अलावा ये रहा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हाँ ठीक है ये उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन पर हम लोगों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी। इसके कौन से सेक्शन में, सेक्शन 45 ZB ऑफ अमेंडमेंट RBI एक्ट 1934 प्रोवाइड्स फॉर द स्टेबलिशमेंट 6 मेंबर, 6 मेंबर की एक कमेटी रहेगी। ठीक है, इसमें 3 मेंबर RBI के रहेंगे और 3 मेंबर नॉमिनेटेड रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये कहाँ से लाया गया है, ये सेक्शन 45 ZB RBI एक्ट 1934 से लाया गया है। किसके कमेटी से रिकमेंडेशन से, उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन से। MPC जो मीटिंग होगी साल में लगभग 4 बार तो मिलेगी, हर 3 महीने में 1 बार मिलती है, यानी कि साल भर में 4 बार अवश्य इसको मिलना पड़ता है, अपनी अपनी रिपोर्ट देती है। और MPC की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ही रिकमेंडेशन पर होता है कि जो रेट रहते हैं और कैसे बैंक रेट कैसे, ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा। MPC मेंबर्स कैन होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 years एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इसमें इंपॉर्टेंट देखना है कि एलिजिबिलिटी इसमें रीअपॉइंटमेंट के लिए नहीं रहती है। एंड द RBI गवर्नर हैज़ अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। तो अगर कहीं 6 मेंबर हैं और 6 में अगर मान लीजिए उस दिन 5 ही लोग आए हैं
या फिर 6 ही लोग आए हैं, तो अगर 3-3 वोट बराबर पड़ गया तो फिर आरबीआई के बनने के पास एक कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट मतलब कि अगर टाई का सिचुएशन आ गया तो एक एक्स्ट्रा वोट अपना वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को मेजर कैसे किया जाता है। ये देखिए हम लोग देख रहे थे ना, आरबीआई वांट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, देन इन्फ्लेशन ऑकर्स, देन इन कंट्री, जैसे ये फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन हो गया। इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ाने के लिए हम लोगों को मनी सप्लाई बढ़ाया है, डिमांड बढ़ी तो ये बढ़ा, इस तरह से ये सिचुएशन हुआ। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन टारगेट करेंगे तो इस तरह से रहता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन होता ही रहता है। लेकिन हम लोगों से ने 2015 से इन्फ्लेशन टारगेट को ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपना बना लिया है। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कुछ मेजर्स होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स होते हैं, और जैसे क्वालिटेटिव और जनरल मेजर कहा जाता है। एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, जो क्वांटिटी की, मनी सप्लाई की क्वांटिटी पर को डिपेंड, मतलब कि उसको इफेक्ट करते हैं, इसके द्वारा मनी सप्लाई में हम लोग कमी देखते हैं, उसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव और जनरल मेजर्स। दे आर यूज टू रेगुलेट ओवरऑल वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो और जो क्वालिटेटिव होते हैं, दीज आर मेजर्स प्री यूज्ड फॉर इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई इन स्पेसिफिक सेक्टर, दैट इज देयर आर सेक्टर स्पेसिफिक मेजर्स, ठीक है। जैसे जो फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला, फर्स्ट वाले में हम लोगों ने देखा जैसे कि क्वांटिटेटिव होता है कि ओवरऑल इकोनॉमी में जितनी भी क्वांटिटी है सबको एक साथ इफेक्ट करेगा, इसमें कोई भी अगर चेंज लाते हैं तो। लेकिन जब अगर क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेजर्स लाते हैं तो ये पूरी इकोनॉमी हो गई। इसमें पर्टिकुलर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर होगा तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग कुछ लेते आएंगे, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में एग्रीकल्चर के लिए हम लोग कुछ बढ़ा दिए, घटा दिए, या फिर बैंकिंग के लिए कुछ पर्टिकुलर हम लोग पर्टिकुलर लाए, या एमएसएमईज के लिए कुछ लाए। तो ऐसे सेक्टर में जहाँ कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक के लिए किया जाता है उसको क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेजर कहा जाता है। जबकि ओवरऑल इकोनॉमी में बदलाव के लिए जो लाया जाता है उसको क्वांटिटेटिव या मेजर कहा जाता है। हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स में कुछ। पहला देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये होता क्या है? इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट्स, यानी नेट डिमांड एंड टाइम लेबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लेबिलिटी क्या होता है? तो ये बैंकों के पास, उनके पास जितना भी डीडी, डिमांड प्लस डिमांड प्लस डिमांड लेबिलिटी प्लस टाइम लेबिलिटी, उनके पास जितना भी है, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, उसमें से इंटर बैंक के साथ जो भी इनके पास रहता है उसको घटा देंगे तो यह आता है हम लोगों को एनडीटीएल। यानी कि अगर मान लीजिए कोई बैंक है, इसमें ओवरनाइट का यानी 14 का मोस्टली देखा जाता है 14 दिन के अंदर, बैंक के पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपए आया टोटल, उसमें से लगभग 50 करोड़ की इन लोगों ने एफडी कराई दी, और 50 करोड़ उसके पास अभी करंट अकाउंट में है, सेविंग में। और मान लीजिए 105 करोड़ का था, और 5 करोड़ रुपए लगभग अन्य बैंकों को उसने बैंकिंग काम के लिए, रेगुलेशन के लिए दिया है। तो जो उसका एनडीटीएल कैसे निकालेगा? 14 दिन के लिए बात हो रही है, 1 महीने की बात नहीं हो रही है, 1 महीने का भी अलग रहेगा। 14 दिन में क्या होगा कि इसका डिमांड डिपॉजिट कितना है प्लस टाइम डिपॉजिट कितना है, और जो अदर इंटर बैंक के साथ इसका डिपॉजिट है वो माइनस किया जाएगा। तो डिमांड डिपॉजिट कितना था? 50 का, प्लस टाइम डिपॉजिट कितना था? 50 का, माइनस 50, 100 माइनस 5 इक्वल टू 95 हो जाएगा, ठीक है। So it is the percentage of public deposits, net demand and time liability which banks have to keep with the RBI in case at any point of time। तो कभी भी RBI के साथ ये हमेशा उनको रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा ये लोग लोन में दे सकते हैं, उनके पास जितना NDTL है, नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटी है उनके पास, तो ये बैंकों को आरबीआई के साथ हमेशा एक फिक्स टाइम पे यानी फिक्स पॉइंट पर उनको अपने बैंकों को अपने आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है। 100 करोड़ है मान लीजिए, इसके बाद डिपॉजिट है तो उसमें CRR 4% रखना ही पड़ेगा। ऐसा ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करने के लिए किया जाता है कि पूरा का पूरा पैसा लोन में नहीं दे सकते हैं, ऐसा होगा तो इस पर लोगों को पैसा थोड़ा सा सेफ नहीं रहेगा, इसलिए कैश रिजर्व रेशियो CRR रखा जाता है। इसमें इंटरेस्ट कोई नहीं दिया जाता। एज पर RBI एक्ट 1934 CRR शुड बी 3 to 15%, तो 3 से 15% के बीच में CRR होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू वॉज 3 एंड इट कैन एक्सटेंड अप टू 15%। 2006 में मैंने बताया था कि 0 से 100% हो सकता था, पहले ये था। 4% से कम क्राइसिस में होता है, जैसे कोविड में किया गया था 3%। RBI इंट्रोड्यूस्ड ICRR, इंक्रीमेंटल CRR। इसमें क्या होता है? 10 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था, जब 2000 वाली नोट को हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, तो उसमें ज़्यादा 100% हो जाता है। इसमें CRR पूरा का पूरा पैसा देना पड़ता है ना, डिपॉजिट जितना डिपॉजिट है उसको देना पड़ता है RBI को, तो यह ऑब्वियस है कि 100% हो जाएगा। वर्तमान में भी प्रेजेंट टाइम में कितना है? प्रेजेंट में यार CRR लगभग 3% के करीब होगा। अभी हाल ही में 2025 में लास्ट में कहीं 0.5% का, तो 3.5 था इसमें लगभग, उसमें अब तो 3% हो चुका है। CRR कम कर दिया गया है, थोड़ा सा डिमांड बढ़ाना है। इन डिमोनेटाइजेशन को पता है आपको ये कैसे है?
ये है रेपो रेट, ये है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, अभी आई है ये, कब आई थी ये, लगभग अप्रैल 2022 में आई थी। द रेट एट विच द रिजर्व बैंक एक्सेप्ट uncollateralized deposit on an overnight basis from all LF participants. The SDF is also financial stability tool in addition to its role in liquidity management. तो ओवरनाइट बेसिस पर अगर कोई भी LF पार्टिसिपेंट हैं, जैसे बैंक हो गया, NBFC हो गया, गवर्नमेंट हो गया और कुछ हो गए, ये सब हो गए, उनको ओवरनाइट के लिए अनकोलेट्रल डिपॉजिट में लोन चाहिए, तो उसके लिए SDF फैसिलिटी अप्रैल 2025 में लाई गई है। एंड दिस SDF रेट इज़ प्लेस एट 25 बेसिस पॉइंट बिलो द पॉलिसी रेपो रेट। तो हमेशा रेपो रेट -25 बेसिस पॉइंट इसका हमेशा कम रहता है। अगर उसका 6.50 है तो उसका 6.25 होगा बेसिस पॉइंट, मतलब कि पॉइंट में होता है 2.5। ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है, इसमें क्या होता है कि प्री डिफाइंड लिमिट होती है 2% तक ही अपने NDTL का 2% ही ये लोग लोन ले सकते हैं ओवरनाइट के लिए। इसमें से कुछ देना पड़ता है इनको ओवरनाइट बेसिस के लिए। ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए इसमें OMOs और करेंसी स्वैप स्कीम और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। ये रहा मॉनेटरी पॉलिसी। और उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखा, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, दूसरा होता है टारगेट CPI, ग्रोथ के लिए भी होता है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं। रिजर्व रेशियो ये हम लोग देख रहे थे। हाँ चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हैविंग CRR, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन क्रेडिट कंट्रोल। CRR बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ेगी, मनी सप्लाई घटेगा, मनी मल्टीप्लायर घटेगा, मनी मल्टीप्लायर से मनी सप्लाई घटेगा, डिमांड घटेगी और इससे ग्रोथ भी कम होगा। ठीक है। परचेजिंग पावर कम होगी और ग्रोथ भी कम होगा। CRR बढ़ा देंगे तो ज़्यादा पैसा बैंक रखेगा, लोन नहीं दे पाएगा लोगों को, तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो उस तरह से वो डिमांड उनकी कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा आता है SLR, स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी रेशियो। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ NDTL विच बैंक्स हैव टू मेंटेन विद देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये चाहे गैस हो, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो, चाहे गोल्ड हो, इसमें इसमें जो बैंक्स होते हैं वो अपने जो फंड NDTL होता है उसका कुछ अमाउंट, लगभग 18%, 19% या 20% के करीब, ये अपने फंड को कैश में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या गोल्ड में हमेशा अपने पास ही रखते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये कभी भी किसी को देते नहीं हैं। किसको नहीं देते हैं? लोन पर नहीं देते हैं। तो ये SLR अपने पास रहेंगे, वी मेंटेन विद देम सेल्व्स। इसमें ऐसा नहीं कि RBI देना पड़ेगा, अपने पास ही रखना पड़ता है। फिर तीसरा आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन द सेंट्रल बैंक्स बायज एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द फाइनेंशियल मार्केट टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में होता है जैसे कि अब देखा हम लोगों ने कि इसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, इनको कुछ ना कुछ पैसा जो बैंकों को होता है अपने कैश में रखें या गोल्ड में रखें या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपने पास रखना पड़ता है। अब जैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्होंने पैसा रखा तो इसके लिए तो इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए, तो कहाँ से खरीदेंगे? ये लोग RBI से खरीदेंगे। तो RBI इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को यूज़ कैसे करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में? मान लीजिए मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो क्या करेगा? ये जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक के पास है उनसे खरीद लेगा, उनको बदले में क्या देगा? पैसे। जब उनको पैसे दे देगा, उनके पास पैसा बढ़ जाएगा तो वो क्या करेंगे? लोन ज़्यादा देंगे, लोन देंगे तो डिमांड बढ़ेगी, इससे मनी सप्लाई अपने आप बढ़ रहा है ना। उसी तरह इसका उल्टा हो जाएगा, अगर सेल कर देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो लोन कम दे पाएंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। उसमें से ऐसा RBI होता है ऐसा इस वाला, तो ये बाद में देखेंगे। बैंक रेट क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक lends to commercial banks against corporate securities. It is the rate of interest at which central bank provides discounting facility to commercial bank. तो कमर्शियल बैंक को उनके अनकोलेट्रल, इसमें क्या होता है? कोई भी जो सिक्योरिटी होती है ऐसे ही नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं रहती है, नॉर्मल सिक्योरिटी होती है। कमर्शियल बैंक का कमर्शियल पेपर भी हो सकता है और कुछ कमर्शियल बिल भी हो सकता है। उसके आधार पर जो सेंट्रल RBI रहता है बैंकों को लोन देता है उसको बैंक रेट कहा जाता है। ठीक है। ये कमर्शियल पेपर ये कैसा है ये हम लोग देखते हैं बाद में, पहले ही देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। और एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट में भी तो बैंक होता है, RBI होता है, इनको पैसा देता है, लेकिन इसमें जो होता है सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होनी चाहिए रेपो रेट के में। अब बैंक रेट में क्या होता है? कॉर्पोरेट सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ज़्यादा उसमें वो रहता है और बैंक रेट में ये कॉर्पोरेट सिक्योरिटी नॉर्मल रहती है। तो इसलिए इसकी रेट जो होती है हमेशा ज़्यादा होती है। क्यों महंगी रेट रहेगी भाई? ये सिक्योर्ड रेट है ना, सिक्योरिटी है भाई, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, इसमें ज़्यादा वो है तो इसलिए ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये कुछ रहा है, इसको हम लोग कल डिटेल में देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, उसका क्या टारगेट है, और फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, जैसे कि न्यूज़ देख लेते हैं एक बार। न्यूज़ में क्या क्या था
ये रहा न्यूज़, जैसे कि ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ने क्या क्या किया है। आरबीआई का जो सेंट्रल सरप्लस है लगभग 2.69 लाख करोड़ का, तो वो सेंटर को दिया गया है इसे ESFA के इकोनॉमिकल कैपिटल फ्रेमवर्क के द्वारा। ठीक है, ये सब देखेंगे कैसे स्टेबलाइज हुआ था आरबीआई द्वारा 2019 में। फिर ये एक ERM का यानी इंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है, 2022 में आया था। और 47 आरबीआई एक्ट 1934, कैसे आरबीआई को एक प्रोविजन मैन बनाया जाता है। प्रोविजन एक तरह का फंड होता है जिसमें फ्यूचर में आपकी कोई भी कंटिजेंसी कुछ आ रहा है तो उसको बनाया जाता है। तो हम देखेंगे इसको कि अकाउंटिंग में कैसे प्रोविजन काम करता है, इससे कैसे काम होता है, CRB क्या होता है, कंटिजेंट रिस्क बफर क्या होता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट फॉरेक्स रिजर्व वाला भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।